जी, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनोज कुमार। देखिए, जब भी हम कोई नया वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में 3 प्रश्न आने स्वाभाविक हैं। जब भी हम कोई नया लेक्चर देखते हैं, हमारे लेक्चर का नाम है वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ये वीडियोज़ क्यों देखेंगे? आपके मन में 3 प्रश्न आने स्वाभाविक है, क्या, क्यों और कैसे। तो क्या है वायुमंडल? वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का एक समूह है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की गैसों का एक समूह है वायुमंडल, जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए होता है, जो हमारी पृथ्वी को हजारों किलोमीटर तक ऊंचाई तक घेरे हुए होता है। तो कौन कौन सी गैसें? विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, अनेक प्रकार की गैसें हैं जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं। इनमें वेट के हिसाब से सबसे जो भारी गैस होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक घेरे हुए होती है। क्या ये आपका क्लियर हो गया? अब क्यों है वायुमंडल, क्यों है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, क्यों विद्यमान है, क्यों ये अनंत में नहीं चला जाता, क्यों यह अनंत में जाकर के समाप्त नहीं हो जाता है, क्यों हमारी पृथ्वी से चारों तरफ बंधा हुआ होता है? तो इसका एक बड़ा सीधा सीधा आंसर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो वायुमंडल होता है ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान रहता है, ये पृथ्वी से अलग नहीं रहता, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह चिपका हुआ होता है, किससे? हमारी अर्थ से। इसकी जो लेयर्स है, इसको मैं एक सिस्टम में समझाने का प्रयास करता हूं आपको, होप कि आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मैं दे पाऊंगा इधर से। इसकी जो लेयर्स होती हैं, देखो, पहले लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, हम इस अर्थ को यहाँ पर मान लेते हैं, या फिर ऐसे कहने इस पूरे सिस्टम को हम इस तरीके से तिरछा करके देखते हैं, और सबसे जो डिस्टेंस वाला एरिया है ये इक्वेटोरियल रीजन में आएगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो कैसे है, कैसे के लिए अब हम सबसे शुरुआत में जाते हैं। आपका कैसे जो प्रश्न है, सबसे पहली जो लेयर आती है इन्वायरमेंट की, उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? क्योंकि ऐसे तो आपके याद रहेगा नहीं। इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता होती है तापमान का ह्रास। देखो, जब भी हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर में घटोत्तरी होती है, टेम्परेचर में कमी होती है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तापमान ह्रास। इस मंडल की सबसे दूसरी बड़ी विशेषता क्या होती है? मौसमी घटनाएं, ठीक है। और तीसरी बड़ी विशेषता होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस, ठीक है। तो जो टेम्परेचर की पहले विशेषता है, ये क्या होता है? प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद में -1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है। इसके ऊपर प्रश्न बन जाता है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें टेम्परेचर ऊंचाई के साथ साथ घटता है, ठीक है। तो मौसम संबंधी घटनाएं, दूसरी बात आती है मौसम संबंधी घटना। मौसम संबंधी घटना से मतलब है कि बिजली चमकना, बादल का गरजना, चक्रवात, आंधी, मेघ, गर्जन, वाष्पीकरण, हवा का चलना आदि आदि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं वो सब क्षोभ मंडल में कंप्लीट होती हैं। क्षोभ मंडल में इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं। जब व्यक्ति को क्षोभ आता है तो क्या होता है? उसके मन में कुछ उठापटक चलती रहती है, कुछ उधड़-बुन चलती रहती है, कुछ उठापटक चलती रहती है। तो ऐसे ही इस क्षोभ मंडल के मन में भी कुछ उठापटक चलती रहती है, ठीक है। और तीसरी बड़ी विशेषता है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
जब मान लीजिए सरफेस और जब सूर्य की किरणें आती हैं तो किस रूप में आती हैं, किस फॉर्म में आती हैं? ये आती हैं लघु तरंगों के रूप में। और हमारा एनवायरनमेंट कभी भी खाली नहीं रहता, इसमें जलवाष्प के, आर्द्रता के कण वगैरह वगैरह स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। तो लघु तरंगे आती हैं सूर्य से और यहाँ से सरफेस से टकराने के बाद में दीर्घ तरंगों के रूप में, ये बात ध्यान रखने की है, आती हैं लघु तरंगों के रूप में और जाती हैं दीर्घ तरंगों के रूप में। दीर्घ तरंगे तो जैसे आती हैं वैसे इनका निष्कासन नहीं हो पाता। ये जो जलवाष्प के कण हैं, जलवाष्प प्लस धूल मिट्टी के कण हैं, वो सब इसके निष्कासन में बाधा उत्पन्न करते हैं और टेम्परेचर को यहीं पर पूरी तरीके से नहीं रोकते, लेकिन बड़ी मात्रा टेम्परेचर की यहाँ पर रोक लेते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, यदि यह सिस्टम ना होता और टेम्परेचर जैसे आता वैसे ही चला जाता तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसकी एब्सेंस में संपूर्ण पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है +15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऊपर भी प्रश्न आ जाते हैं कि एक जीके का प्रश्न बन जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितना है। यदि क्षोभमंडल ना होता, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितना होता? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपकी क्षोभमंडल की कुछ विशेषताएं कंप्लीट हुई। अब क्षोभमंडल से हम आगे चलते हैं। क्षोभमंडल से अगला जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं समताप मंडल। अरे सॉरी, इसमें मैं आपको इसकी ऊंचाई बताना भूल गया, इसीलिए डायग्राम बनाया था। ये जो हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। हमारी पृथ्वी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और इसकी ऊंचाई बताई गई है 16 किलोमीटर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में और दोनों ध्रुव पर बताई गई है 8 किलोमीटर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब कोई भी पिंड घूमता है तो घूमता हुआ कोई भी पिंड अपने ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर फेंकता है। ठीक है, या ये कह लें कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा जो कार्य करती है दोनों पोल्स पर करती है, सबसे कम कार्य करती है इक्वेटोरियल रीजन पर। तो इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की डेफिशिएंसी में यहाँ पर इस वायुमंडल की ऊंचाई यहाँ पर कुछ ज्यादा हो जाती है और दोनों पोल्स पर कुछ कम हो जाती है। ये डिस्टेंस है आपका 16 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है आपका 8 किलोमीटर, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका इस क्षोभमंडल को या स्ट्रेटोस्फीयर को 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत होती है जिसको हम ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। ट्रोपोपॉज। अब चलता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ना तो घटता है ना बढ़ता है, बल्कि स्थिर बना रहता है। तो स्थिर ताप मान लिख लो, स्थिर तापमान। दूसरी बड़ी विशेषता है ओजोन, इसमें ओजोन गैस मिलती है। तीसरी बड़ी विशेषता है हवाई जहाज। हवाई जहाज, ठीक है। तापमान स्थिर रहता है, ये सिंपल सी बात है। और जो ये आपका ओजोन है, ओजोन को हम O3 कहते हैं।
इट मीन्स इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और तीनों मॉलिक्यूल्स में संगठन होने की क्षमता होती है, आपस में मिल जाने की क्षमता होती है। और जब ये तीनों एटम्स मिल जाते हैं, जब ये तीनों कण मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शुद्ध टेम्परेचर अर्थ पर सेंड करते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, अवरक्त किरणें हैं, ठीक है, उन सबको अपने अंदर ही सोख लेते हैं और शुद्ध टेम्परेचर अर्थ पर, धरातल पर सेंड करते रहते हैं। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहता है, मान लीजिए ये कोई कारखाना है, उद्योग है, और इससे क्या होता है, विषैली गैसें निकलती रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह विषैली गैसें निकलती रहती हैं, और इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन के तीनों कणों को आपस में कवर कर लेती हैं और ये टूट जाते हैं। इस टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओजोन क्षरण या ओजोन का ह्रास। और ये कहां पर है, ये सिस्टम कहां पर चल रहा है, ये जो हमारा अर्थ होता है, ये आपका साउथ पोल है, साउथ पोल, और इसमें भी एक जगह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ये प्रोसेस चल रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले जो बात सुनने में आई थी कि ओजोन में छेद हो गया है, ओजोन की जो किरण है उसमें छेद हो गया है। अब अगर जो ये ओजोन सिस्टम ना रहेगा, ओजोन सिस्टम क्या करता है, सूर्य से आने वाली घातक किरणों को अपने आप में रोक लेता है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्किन डिजीज, चर्म रोग हो जाएंगे, चर्म रोग हो जाएंगे समस्त जीवधारियों को। दूसरा जो बड़ा नुकसान होगा इससे होगा तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा नुकसान होगा जो वाटर लेवल होगा, जल स्तर वृद्धि हो जाएगी उसमें। तो जितने भी कोस्टल जोन पर रहने वाले जो जीवधारी हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे जीवधारी हो, उन सबको भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब ओजोन को हम डाप्सन इकाई में मापते हैं। जैसे लिक्विड को हम लीटर में मापते हैं, जो वेट होता है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, जो ठोस चीज होती है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, और इसी प्रकार से ओजोन को हम डाप्सन की इकाई में मापते हैं। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि ओजोन को मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन देकर के उसमें एक ऑप्शन डाप्सन का होगा, तो वहां पर आप आसानी इसको कैच कर लेंगे। ठीक है, और जो ओजोन की ऊंचाई बताई गई है वो बताई गई है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक। तीसरी बड़ी विशेषता बताई थी इसमें वायुयान। वायुयान उड़ाने के लिए यह बेल्ट सबसे उपयुक्त होती है। तो ये भी प्रश्न दे देते हैं कि वायुयान को उड़ाने के लिए निम्न में से कौन सी बेल्ट सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी मंडल सबसे अच्छा माना जाता है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। ठीक है, तो वहां पर आप आंखें बंद करके समताप मंडल को चूज कर लेंगे। अब चलते हैं हम समताप मंडल से मध्य मंडल की तरफ। फिर वही 1.5 किलोमीटर की एक बेल्ट होगी जो इनको सेपरेटली अलग करेगी। किसको? समताप मंडल को और मध्य मंडल को। मध्य मंडल को समता, इसको हम कहेंगे स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज इस बेल्ट को। ठीक है, और इस बेल्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रोपोपोज। मध्य मंडल को इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फीयर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें नॉक्टिलुसेंट या
दीप्त बादल दिखाई देते हैं। ये निशादीप्त बादल कहाँ से आते हैं? जब हमारे अर्थ पर कन्वेक्शनल करंट होता है, संवहन तरंगें होती हैं, तो वो कभी कभी रासायनिक प्रक्रिया करके इस मंडल तक पहुंच जाती हैं। प्लस ऊपर से जो फॉसिल्स होते हैं, उल्का पिंड के, उल्का के धूल के राग कण होते हैं, जो उल्का वृष्टि होती है कभी कभी, तो हमारी इस लेयर में आकर के वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, उसके केवल फॉसिल्स मिलते हैं। तो ये आर्द्रता के कण और ये फॉसिल्स मिलकर के आपस में बादलों का निर्माण करते हैं। तो किस किस का योगदान होता है इसमें? उल्का, धूल कह लो या राग कह लो या कण कह लो, प्लस आर्द्रता के कण। ठीक है, ये मिलकर के आपका नाक्टिलुसेंट बादल बनाते हैं। इसकी ऊंचाई बताई गई है 16 किलोमीटर, तो आपका क्षोभ मंडल की थी, और ये आपका 50 किलोमीटर समताप मंडल। इसके ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटी पट्टी है, ये आपका स्ट्रेटोपोज, और ये आपका 80 किलोमीटर मध्य मंडल की अंतिम सीमा 80 किलोमीटर। ऐसे फिर से वही बेल्ट आएगी आपकी, जो 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत दिखाई थी आपको। चलो इधर लिख देते हैं 1.5 किलोमीटर, इसका नाम होगा आपका मेसोपोज। मेसोपोज, ठीक है। अब चलते हैं हम आयन मंडल। आयन मंडल या आयनोपोज। आयनोपोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से इसी मंडल में विचरण करते रहते हैं। और उन सैटेलाइट्स का क्या रोल होता है? उन सैटेलाइट्स का ये रोल होता है कि जो हमारे कम्युनिकेशन के स्किल्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं, उनको यथावत तरीके से कार्य कराते रहें। डी परत, ई परत, एफ और जी परत, 4 लेयर्स मिलती हैं। कहां पर? आयन मंडल में। इनकी ऊंचाई 80 से लेकर के 99 किलोमीटर और 99 से लेकर के 130 किलोमीटर, 130, 150, 150 से लेकर के 340 और 400 से लेकर के 640, सॉरी ये 380 है, 380 किलोमीटर, ठीक है। 640 किलोमीटर अंतिम लेयर। तो इसका क्या काम होता है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जो भी हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम्स होते हैं, उन सब में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की छोटी, बड़ी, मध्यम तरंगे निकलती रहती हैं। तो वो इन तरंगों को वापस रिफ्लेक्ट करती हैं। सबसे पहली जो परत होती है ये करती है शॉर्ट वेव्स को, स्मॉल वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद में आपका मीडियम प्लस स्मॉल वेव्स, दूसरी परत जो होती है ये वापस रिफ्लेक्ट करती है कम्युनिकेशन की, जो हमारे मीडियम्स होते हैं, लघु तरंगों को और मध्यम तरंगों को वापस रिफ्लेक्ट करती है। तीसरी जो तरंग होती है वो लॉन्ग वेव्स को और मिडिल वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट करती है। और जो इन सब से बच जाएगा, लॉन्ग, एस, मिडिल वेव्स, तीनों, कभी कभी इनसे कुछ तरंगे छूट जाती हैं तो ये चौथी परत उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती थी। तो इनसे क्या होता है, इनसे हमारा यथावत कम्युनिकेशन बना रहता है। ये जो 2 परत है ये रात्रि के समय समाप्त हो जाती हैं, और ये दोनों परत जो है, ऊपर वाली दोनों परत, ये यथावत दिन में भी और रात में भी देखी जा सकती है। इसका नाम है एप्लीटन परत। कैल्नी हैवीसाइड परत कह लो या लेयर कह लो, ठीक है। इसका नाम है एप्लीटन परत और ये आपका कैल्नी हैवीसाइड लेयर, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं आपका 640 किलोमीटर,
इसकी अंतिम सीमा 640 किलोमीटर हो जाने के बाद में क्या होता है, अब हम जाते हैं एक्सोस्फीयर में या बहिर्मंडल में, या इसको हम कहते हैं आयतन या बहिर्मंडल। तापमंडल भी कहते हैं, इसका एक और नाम है तापमंडल, नोट कर लेना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस आयतन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसमें दो सुपर लाइट चमकती हैं। वो कैसे चमकती हैं, जैसे हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ से हर समय क्या होता है, कुछ छल्ले निकलते रहते हैं, ऐसे कुछ चुंबकीय छल्ले निकलते रहते हैं, मैग्नेटिक छल्ले निकलते रहते हैं। और ये छल्ले जब सूर्य से आने वाले जो चुंबकीय झंझावात होते हैं उनसे टकराते हैं, टकराने के बाद में क्या होता है, सुपर लाइट्स पैदा होती हैं। उन सुपर लाइट्स का नाम है अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा बोरियालिस। तो नॉर्थ पोल पर आपका, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, यहां पर आपका अरोरा बोरियालिस और ये आपका अरोरा ऑस्ट्रियालिस, वैसे भी इस हमारे अर्थ में साउथ पोल के आसपास में ऑस्ट्रेलिया है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रख करके इस सुपर लाइट को भी ध्यान में रख लेंगे कि साउथ में कौन सी लाइट होगी और उत्तर में कौन सी लाइट होगी, उत्तर में कौन सी लाइट होगी और दक्षिण में कौन सी लाइट होगी। तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा बोरियालिस, ठीक है। अब चलते हैं इसके 80 के बाद में 90 किलोमीटर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं विषम मंडल, विषम मंडल, और इसको कहते हैं हम सममंडल, सममंडल, इसको हम कहते हैं होमोस्फियर और इसको हम कहते हैं हेट्रोस्फियर। ठीक है, तो हेट्रोस्फियर में गैसों का अनुपात कैसा है, सबसे कम मात्रा में मिलती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। ये सर्वाधिक मात्रा में, कौन सी, हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, चलो एक बेल्ट और रह रही है, इसको हम कहते हैं 1A1 रेडिएशन बेल्ट। इस बेल्ट की खोज हुई थी 1965 में और विधिवत तरीके से कार्य हुआ इस पर 2010 में। वान एवन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस बेल्ट की खोज की, इस लेयर की खोज की। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, देखो, जो मैंने ओजोन मंडल बताया था, ये आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्या काम करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने आप में कंट्रोल कर लेता है और शुद्ध टेम्परेचर पर अर्थ पर सेंड करता है। तो ठीक है, 16 किलोमीटर अंतिम सीमा थी किसकी, क्षोभ मंडल की। उसके बाद में शुरू हो जाता है 15 में, एक जोड़ दीजिए आप, 16, 15 + 1, 15 + 1 = 16, 16 सितम होता है हमारे ऊपर, कैसे, अगर ये ओजोन लेयर ना होती। तो 16 को हम सितंबर
क्या होता है, ओजोन दिवस बनता है अपना 16 सितंबर को। ठीक है, अब इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं? प्रश्न ऐसे बनते हैं कि गैसों के अनुपात में, यदि हम गैसों के अनुपात में बात करें तो सब सर्वाधिक जो विषम मंडल है उसमें गैसों का अनुपात कैसा है, उसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, सर्वाधिक न्यूनतम मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? तो सर्वाधिक मात्रा मिलती है आपकी हाइड्रोजन और न्यूनतम में मिलती है आपकी नाइट्रोजन। या फिर ये जो सममंडल है और विषम मंडल है, इसको 1962 में मार्सेल निकोलेंट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने डिवीजन किया था इस समताप विषम मंडल का और सममंडल का, होमोस्फीयर का और हेट्रोस्फीयर का। ये जो दो नाम है, ये जो आपके क्षोभ मंडल है और समताप मंडल है, इसकी खोज की थी टिजरेंस डीबोर्ड। और जो आपका ट्रोपोपॉज है, इसको किया था नेपियर शाह नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इस मंडल की, इस लेयर की खोज की थी। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप एक छोटी सी बात मानिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।